नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल BCS बेसिक फिजिक्स में। आज की इस वीडियो में हम कक्षा 12 का टॉपिक लेकर चलेंगे। हम देख रहे थे अल्टरनेटिंग करंट से संबंधित जो टॉपिक्स हैं वो आज की इस वीडियो में हम प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने जा रहे हैं। जो प्रत्यावर्ती परिपथों में जो सबसे पहले प्रत्यावर्ती परिपथ ले रहे हैं उसमें हम शुद्ध प्रतिरोध संयोजित करेंगे, अर्थात ऐसा प्रत्यावर्ती परिपथ लेंगे जिसमें हम प्रतिरोध सिर्फ प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो। तो देखिए दोस्तों, इस परिपथ का जब अध्ययन करेंगे तो हम इस परिपथ से बहने वाली जो धारा है उसका तात्क्षणिक मान, शिखर मान, धारा और वोल्टता का समय के साथ में ग्राफ, इसके साथ में वोल्टता धारा के मध्य कलांतर, इनका फेजर ग्राफ, आवर्ती पर इनकी निर्भरता, शक्ति से, ये सब कुछ इस वीडियो में हम देखने वाले हैं दोस्तों। तो सर्वप्रथम जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध जुड़ा हुआ हो तब उसके लिए प्रत्यावर्ती परिपथ किस प्रकार का होगा, फिर हम उसका धारा का तात्क्षणिक मान भी यहां पर निकालेंगे। सर्वप्रथम परिपथ की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, ये हमारे पास में कोई परिपथ है जिसमें ये है शुद्ध प्रतिरोध और यहां पर ये लगा हुआ है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत। प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत को इस तरीके से दिखाया जाता है। ये एक साइन वक्र की भांति ये एक वक्र होता है इसके अंदर, और ये है प्रत्यावर्ती वोल्टता स्रोत, और इसके साथ में यहां पर जुड़ा हुआ है एक प्रतिरोध कैपिटल R। देखिए दोस्तों, यहां पर जो वोल्टेज है वो हमने लिखा है V से, और किसी समय पर, अब देखिए दोस्तों, किसी समय पर प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान किस तरीके से लिखा जा सकता है। प्रत्यावर्ती वोल्टता का तात्क्षणिक मान, वैसे हम पहले देख चुके हैं तात्क्षणिक मान किस तरीके से लिखा जाता है। तो तात्क्षणिक मान V बराबर लिखा जाएगा V साइन ओमेगा टी के रूप में। तो V बराबर Vm साइन ओमेगा टी के रूप में तात्क्षणिक मान लिखा जाता है दोस्तों, जहां Vm प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान होता है, ओमेगा उसकी कोणीय आवर्ती और ओमेगा टी उसका कला कोण होता है दोस्तों। ये किसी समय पर जो वोल्टेज है उसकी मान को व्यक्त करता है। तो ये जो Vm है इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान। प्रत्यावर्ती वोल्टता का यह शिखर मान होता है दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता का शिखर मान, इसको हम अधिकतम मान भी कहते हैं। शिखर मान कह दीजिए, अधिकतम मान कह दीजिए। ये जो ओमेगा है वो है प्रत्यावर्ती वोल्टता की कोणीय आवर्ती, और ये जो ओमेगा टी है वो है इसका कला कोण। प्रत्यावर्ती वोल्टता का ये कला कोण है दोस्तों। तो ये सब कुछ वैल्यू हमने इस प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो फॉर्मूला है, सूत्र है, उसमें प्रयुक्त हुई है, उनके बारे में आपके सामने रखी है। अब हम एक एक करके कुछ टॉपिक्स यहां पर देखेंगे, कुछ टर्म्स यहां पर फाइंड आउट करेंगे। सबसे पहले हमारे पास में है ए पार्ट। ए पार्ट में हम देखेंगे कि प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान, तात्क्षणिक मान। प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा, इसके साथ में हम ए पार्ट में ही निकालेंगे शिखर मान एवं शिखर मान। तो देखिए दोस्तों, हम पहला पार्ट, इस पूरे परिपथ के अंदर हम कुछ पार्ट देखेंगे। उसमें से पहला पार्ट है कि प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान क्या होगा और उसका शिखर मान क्या होता है। शिखर मान का मतलब है अधिकतम मान। तो देखिए दोस्तों, ओम का नियम हम यहां पर यूज में लेंगे। ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है दोस्तों, I बराबर हम पुट कर सकते हैं V बाई R। तो जो समीकरण 1 है उससे उठाकर V की वैल्यू उपरोक्त समीकरण के अंदर पुट कर देंगे। तो समीकरण 1 को उपरोक्त समीकरण में रखने पर
उपरोक्त समीकरण में रखने पर हमारे पास में क्या आ जाएगा, यहां से I बराबर V की जो वैल्यू है दोस्तों वो है Vm sin ओमेगा t, तो यहां पर हमने पुट कर दी Vm sin ओमेगा t, ये R यहां पर बट्टे में पढ़ाई है। अब दोस्तों हमने क्या किया है, इसको इस तरीके से लिख दिया, I बराबर Im sin ओमेगा t। ये जो मान हमने लिखा है इस तरीके से, इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान। ये जो मान है वो है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान, किसी क्षण विशेष पर मान, प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान है ये दोस्तों। अब यहां पर आप देखेंगे कि Im हमने किसके तुल्य रखा है, जहां जो Im है, Im हमारे पास में क्या है, Vm बटे में R की जगह पर हमने रखा, Vm बटे में R की जगह हमने Im पुट कर दिया। इसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान। यदि आप यहां से इस t की वैल्यू रखते चले जाएंगे तो I का जो अधिकतम मान है वो Im के बराबर आएगा, उसी को ही हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का शिखर मान या अधिकतम मान। तो Im बराबर Vm बाई R, जिसको हम कहते हैं प्रत्यावर्ती धारा का ये शिखर मान या अधिकतम मान होता है दोस्तों। शिखर मान कह दीजिए, शिखर मान, या आप इसको कह सकते हैं अधिकतम मान। अब देखिए दोस्तों, हम इसके बाद में क्या देखने वाले हैं, बी पार्ट। बी पार्ट में हम यहां पर देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती वोल्टता और जो धारा है उनके कला कोणों का अंतर कितना है, इसका मतलब है उनके मध्य का कलांतर कितना है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर, तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा में कलांतर, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा में कलांतर। तो देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता, जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो क्या है समझेंगे। प्रत्यावर्ती वोल्टता आपके पास में है V बराबर Vm sin ओमेगा टी, इसका कला कोण है ओमेगा टी। प्रत्यावर्ती वोल्टता का कला कोण, कला कोण, तो दोस्तों प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो कला कोण है वो है ओमेगा टी। इसी तरीके से प्रत्यावर्ती धारा का जो कला कोण है वो कितना है, प्रत्यावर्ती धारा का कला कोण, प्रत्यावर्ती धारा का जो कला कोण है वो भी देख लीजिए दोस्तों। ये है प्रत्यावर्ती धारा का तात्क्षणिक मान और यह है इसका कला कोण, इसका भी कला कोण है वो है दोस्तों ओमेगा टी। तो अब हम यहां पर देखेंगे कि वोल्टता तथा धारा के कला कोणों का अंतर मतलब कलांतर कितना है। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा के मध्य कलांतर का मतलब हो गया कला कोणों का अंतर, तो ओमेगा टी माइनस ओमेगा टी। वोल्टेज का कला कोण ओमेगा टी, धारा का कला कोण ओमेगा टी, तो ओमेगा टी में से ओमेगा टी घटाएंगे तो हमारे पास में आ जाएगा 0। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा के मध्य जो कलांतर है वो 0 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त हुआ है दोस्तों, 0, शून्य प्राप्त हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि प्रत्यावर्ती वोल्टता तथा धारा दोनों एक समान कला में होते हैं। इसका अर्थ ये हुआ है दोस्तों, अर्थात प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा एक समान कला में होती है। प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा, प्रत्यावर्ती धारा एक समान कला में होती है, एक समान कला में कंपन करती है। इसका मतलब हो गया कि उनके मध्य का जो कलांतर है वो शून्य होता है दोस्तों। तो प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा एक समान कला में होगी। इसके बाद में हम यहां पर देखेंगे प्रत्यावर्ती वोल्टता एवं धारा का समय के साथ ग्राफ, समय के साथ में परिवर्तन।
दोस्तों अब इस प्रत्यावर्ती परिपथ में जो अगला पार्ट है, हमने इसमें दो पार्ट देख लिए थे। सी पार्ट कि प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा का समय के साथ ग्राफ, प्रत्यावर्ती वोल्टता ले लीजिए एवं धारा ले लीजिए, प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ ग्राफ, समय के साथ ग्राफ, समय के साथ ग्राफ वक्र कैसा प्राप्त होगा, किस प्रकार का प्राप्त होता है। दोस्तों यहां पर ध्यान देंगे आप, ये हमने ली है अक्ष एक्सिस, ये हमारे पास में अक्ष एक्सिस है, इधर हम समय लेंगे। इस एक्सिस के ऊपर हम वोल्टता या धारा लेने वाले हैं, या तो वोल्टेज लेंगे या हम धारा इधर इस एक्सिस के अकॉर्डिंग लेकर चलेंगे। इस एक्सिस के अकॉर्डिंग दोस्तों है समय, इस एक्सिस की दिशा में क्या लेकर चल रहे हैं, हमें समय लेकर चल रहे हैं। यहां पर हमारे पास में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका जो फॉर्मूला आपके पास में है दोस्तों क्या है, प्रत्यावर्ती वोल्टता बराबर है V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, साइन वक्र इसका प्राप्त होगा। और प्रत्यावर्ती धारा है वो भी साइन की फॉर्म में ही होती है, तो उसके लिए I बराबर हम जानते हैं Im साइन ओमेगा टी, अभी हमने फाइंड आउट किया है। तो देखिए साइन का जो वक्र होता है दोस्तों इस तरीके से प्राप्त होता है, इस तरीके का मिलेगा आप लोगों को। तो ये हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो ग्राफ है वो इस तरीके का मिलेगा, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी। ये यहां से यहां तक का जो समय है यदि हम उसको आवर्तकाल के रूप में लिखें तो कैपिटल T तक, ये T/2 तक, और ये T/4 तक, और ये यहां पर है हमारे पास में 3T/4 तक। यहां पर देखेंगे दोस्तों जो प्रत्यावर्ती धारा है वो है I बराबर Im साइन ओमेगा टी। तो इसके लिए भी जो वक्र आएगा दोस्तों वो साइन वक्र ही आएगा, दोनों का कला कोण समान है, इसका मतलब है कि दोनों जो वक्र हैं वो एक समान कला में होते हैं। बट यहां पर एक चीज समझ लेनी है कि जो धारा का शिखर मान है वो वोल्टता के शिखर मान से कम है, तो यहां पर कम है, तो इसका जो T/4 के ऊपर जो इसका अधिकतम मान आता है वोल्टता का वो प्राप्त होता है Vm के बराबर। यदि ये कम है तो इसका जो ग्राफ आएगा वो दोस्तों इस तरीके से प्राप्त होगा, इस तरीके से ग्राफ मिलने वाला है। ये हमारे पास में है प्रत्यावर्ती धारा का समय के साथ में ग्राफ। ये जो ग्राफ है वो है I बराबर Im साइन ओमेगा टी का। ये हमने समय के साथ में इसका ग्राफ खींचा है। आप इसको कोण के रूप में भी लिखना चाहें तो इसको कोण के रूप में भी लिख सकते हैं। यहां से इस ओमेगा टी का मान है वो यदि हम कोण के रूप में लिखें तो ये तो है 0 डिग्री और ये है 90 डिग्री, मतलब π/2, ये है पाई, ये है 3π/2 और ये है दोस्तों 2π। तो दोनों एक समान कला में होते हैं और इस तरीके का समय के साथ में वक्र प्राप्त होगा। दोस्तों ये था इसका सी पार्ट। अब हम आगे देखेंगे दोस्तों डी पार्ट, इसका फेजर ग्राफ। डी फेजर कह दीजिए या फेजर ग्राफ कह दीजिए। देखिए दोस्तों हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता है वो इस तरीके की है, प्रत्यावर्ती धारा है वो भी साइन के रूप में ही है। तो इसका जो फेजर ग्राफ है वो किस तरीके से प्राप्त होगा दोस्तों उसको समझेंगे। ये हमारे पास में है अक्ष एक्सिस, ये है अक्ष एक्सिस, ये है वाई एक्सिस। आपको क्या करना है, सर्वप्रथम में जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका शिखर मान लीजिए। शिखर मान जितना परिमाण की एक रेखा लेनी है और उसको जितना इसका कलाकोण है उतने एंगल पर इसको अक्ष एक्सिस के साथ में घुमानी है। तो यहां पर हमने इसको थीटा कोण पर Vm मान वाली ये हमने रेखा ले ली है। ये Vm इसका मान है, इसको समझेंगे दोस्तों। फेजर के लिए वैसे हमने अलग से एक वीडियो बनाया है, बट यहां पर भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। फेजर प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा अदिश राशियां होती है, बट प्रत्यावर्ती परिपथों का विश्लेषण करने के लिए हम उनको सदिश के रूप में व्यक्त करते हैं और सदिश के रूप में व्यक्त करने का जो तरीका है उसी को ही हम फेजर
कहते हैं दोस्तों। तो यहां पर जो प्रत्यावर्ती वोल्टता है उसका फेजर ग्राफ इस तरीके से आएगा। प्रत्यावर्ती वोल्टता का जो कलाकोण है वो एक्स एक्सिस से ओमेगा टी एंगल बना रखा है, उसका मान है वो है वी एम। यहां से हम इसके ऊपर लंब डालेंगे, तो लंब डालेंगे तो ये वाली जो वैल्यू है वो प्रत्यावर्ती वोल्टता के तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करती है, वी को बताएगी। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो प्रत्यावर्ती धारा है वो भी उतने ही एंगल पर होती है। प्रत्यावर्ती धारा का जो शिखर मान होता है वो इतना ही होता है। तो इसमें और इसमें इतना ही डिफरेंस है कि ये उसी रेखा के ऊपर स्थित है, बट इसकी जो वैल्यू है वो उससे कम है। यदि यहां से इसके ऊपर आप लंब डालेंगे, इसके ऊपर लंब डालेंगे तो आपको यहां पर मिलेगी ये धारा आई, धारा मिलेगी आई। ये धारा का तात्क्षणिक मान होता है दोस्तों। ये हमारे पास में है फेजर ग्राफ। इस फेजर ग्राफ को यदि आप और थोड़ा सा इंप्रूव करके लिखें तो देखिए कैसे। जैसे मैं जो वीएम वाला है उस वीएम वाली रेखा को सदिश को इसके चारों ओर घुमाएंगे, तो चारों ओर घुमाएंगे तो ये हमारे पास में वक्र आएगा, उसकी प्रत्येक क्षण पर जो वैल्यू है वो बताएगा। देखिए दोस्तों इस तरीके से आप इसको घुमा सकते हैं। एकदम वृत्ताकार तो नहीं बना है दोस्तों, अब बन भी नहीं रहा है। एक बार फिर से प्रयास कर लेते हैं। ये यहां पर हमारे पास में धारा के लिए ये वोल्टता के लिए। देखिए दोस्तों इसको समझेंगे आप क्या है कि ये यहां पर तो एंगल है 0 डिग्री, यहां पर एंगल है 90 डिग्री, यहां पर है 180 डिग्री, 270 डिग्री और ये है फिर से 360 डिग्री। आप इसको एंगल को यहां से इस ग्राफ से भी समझ सकते हैं। देखिए जो वोल्टता का तात्क्षणिक मान या धारा का तात्क्षणिक मान है वो वाई एक्सिस के ऊपर आप जब लंब डालेंगे तो वाई एक्सिस की जो लंबाई है वो ही उसके तात्क्षणिक मान को रिप्रेजेंट करेगी। और जैसे मान लीजिए कि वी एम घूमता हुआ यहां पर आ गया, तो घूमता हुआ यहां पर आएगा तो इसकी वैल्यू इतनी होगी, इसका जो तात्क्षणिक मान है वो वी का मान वी एम के बराबर हो जाएगा। यदि ये यहां पर है 0 डिग्री पर तो वी का मान 0 होगा, यदि ये यहां पर है तो भी वी का मान 0 होगा, और जब ये घूमकर यहां पर आएगा तो v का मान माइनस में vm के बराबर होगा, ऋणात्मक डायरेक्शन में होगा। यहां पर जो वैल्यू होती है ये माइनस में vm है, ये जो वैल्यू होगी वो माइनस में vm है दोस्तों, और ये जो वैल्यू है वो है माइनस में im। ये जो वैल्यू है दोस्तों ये है im, ये तो अधिकतम मान है, इसका अधिकतम मान im के बराबर होगा जो कि t/4 या π/2 एंगल पर होता है। मैंने इस एक्सिस की ओर एक तो समय के रूप में भी ले सकते हैं या कोण के रूप में भी इसको दिखा सकते हैं दोस्तों। तो फेजर ग्राफ इस तरीके से हम प्रदर्शित कर सकते हैं। उसके बाद में जो अगला हमारा पार्ट है ई पार्ट कि प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता। प्रतिरोध की आवृत्ति पर निर्भरता, क्या प्रतिरोध आवृत्ति पर निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भरता, प्रतिरोध आवृत्ति के ऊपर निर्भर ही नहीं करता। तो यदि हम प्रतिरोध एक तरफ हम ले लें प्रतिरोध, दूसरी तरफ हम ले लें आवृत्ति, एफ ले लीजिए, ओमेगा ले लीजिए, तो आर की वैल्यू है वो चेंज नहीं होती क्योंकि ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। प्रतिरोध का मान आवृत्ति के साथ में नहीं बदलेगा। तो ये था हमारा ई पार्ट। इसके बाद में हम एक पार्ट और देखेंगे कि इस प्रत्यावर्ती परिपथ में औसत शक्तिशय कितना होता है। अब हम इस प्रत्यावर्ती परिपथ का अंतिम पार्ट यहां पर देखने वाले हैं। एफ पार्ट है। देखिए दोस्तों क्या है औसत शक्तिशय। औसत शक्तिशय, औसत शक्तिशय हमें देखना है यहां पर औसत शक्तिशय कितना होगा। देखिए दोस्तों यहां पर हमारे पास में क्या था,
यहां पर हमारे पास में प्रत्यावर्ती वोल्टता हम लेकर चले हैं V बराबर Vm साइन ओमेगा टी, V बराबर Vm साइन ओमेगा टी हम लेकर चल रहे हैं। फिर प्रत्यावर्ती धारा हम लेकर चल रहे हैं। प्रत्यावर्ती धारा हमारे पास में प्राप्त हुई I बराबर Im साइन ओमेगा टी के बराबर। हम जानते हैं, देखिए दोस्तों, प्रत्यावर्ती वोल्टता और धारा हमारे पास में है शक्ति का जो फॉर्मूला होता है P बराबर होता है V इंटू आई के रूप में हम शक्ति को लिख सकते हैं। दोस्तों, शक्ति को आप कार्य बट्टे में समय या कार्य में परिवर्तन की दर से लिख सकते हैं, या ऊर्जा क्षय होने की दर से हम आप शक्ति को पुट कर सकते हैं। तो वहां से ही ये फॉर्मूला निकलता है। एक बार देखेंगे दोस्तों ये कैसे निकला कि U अपॉन में T से इसको हम पुट कर सकते हैं, और U को हम ये कार्य के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, तो Q इंटू V लिख सकते हैं, और Q अपॉन में T है वो आ जाएगा I, तो V तो पढ़ा ही था, I और आ गया, तो P बराबर हमारे पास में क्या आ गया, V इंटू I। ये हमारे पास में शक्ति का फॉर्मूला है। तो इस फॉर्मूले के अंदर P का जो मान है वो क्या आ जाएगा, V का मान यहां से रख दीजिए Vm साइन ओमेगा टी, फिर I की जो वैल्यू है वो भी रख दीजिए Im साइन ओमेगा टी। दोनों की वैल्यू हमने यहां पर पुट कर दी। अब आगे देखिए Vm Im, इन दोनों को हमने एक साथ में रखा। फिर देखिए दोस्तों मैंने क्या किया, 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से इसको मल्टीप्लाई भी कर दिया है दोस्तों। तो ये हमारे पास में क्या आ गया है, देखिए यहां पर तो वैसे 2 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये हमारे पास में Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी आ गया दोस्तों, क्योंकि दोनों ही पद सेम है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्राप्त हो गया है दोस्तों। यहां से हम औसत शक्ति निकालेंगे। अब इसका औसत मान कितना होगा, औसत शक्ति, औसत शक्ति के लिए इसको हम P बार से लिखेंगे, इधर भी इनके ऊपर पूरे के ऊपर बार लगाएंगे दोस्तों। तो ये तो कांस्टेंट है, इनके ऊपर बार लगाने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये समय पर डिपेंड ही नहीं करते। यहां पर साइन स्क्वायर ओमेगा टी है, और साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान दोस्तों 1/2 होता है। साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान, बार का मतलब है औसत मान, और इसका औसत मान कितना होता है दोस्तों, 1/2 होता है। वैसे हमने वर्ग माध्य मूल मान जब हमने निकाला तो उसमें हमने देखिए दोस्तों क्या निकाला था, मैं आपको फिर से याद दिलाता हूं। आई के स्क्वायर का बार निकाला था, इसका मतलब है Im का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी का बार, और आई स्क्वायर का जो बार आया था वो आया था Im का स्क्वायर बट्टे में 2। इसका मतलब ये जो उसके लिए तो हमने पूरा डेरिवेशन किया था, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी का औसत मान 1/2 प्राप्त होता है। कितना प्राप्त होता है दोस्तों, 1/2। मैं यहां पर इसकी वैल्यू है वो सीधी ही पुट कर रहा हूं, तो P बार बराबर Vm Im बट्टे में 2 आ गया। इसका जो औसत मान है दोस्तों कितना आया, 1/2। इसको हम किस तरीके से पुट कर सकते हैं, Vm बट्टे में √2 Im बट्टे में √2, 2 को हमने √2 इंटू √2 पुट कर दिया, और Vm बट्टे में √2 इसको हम Vrms पुट कर सकते हैं, Im बट्टे में √2 को हम Irms पुट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास में औसत शक्ति आ गई है जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो। P बार बराबर Vrms इंटू Irms के रूप में लिखी जाती है दोस्तों। तो ये था हमारे पास में प्रत्यावर्ती परिपथ का विश्लेषण जब प्रत्यावर्ती परिपथ में शुद्ध प्रतिरोध लगा हुआ हो। देखिए दोस्तों इसी तरीके से ही हम कुछ अन्य परिपथों का भी हम विश्लेषण करेंगे कि जब शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो, जब शुद्ध संधारित्र जुड़ा हो, R और C एक साथ में जुड़े हुए हो, R और L एक साथ में जुड़े हो, R, L और C तीनों एक साथ में जुड़े हो, तब जो प्रत्यावर्ती परिपथ है उनका हम विश्लेषण आगे के वीडियोज में देखने वाले हैं। आज के इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।